Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next part for 11th standards chemistry chapter number 2 structure of atom, जिसमें मैं नेक्स्ट पार्ट आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स एंड कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसके बारे में बात कर रही हूँ। आशा करती हूँ लास्ट वाले जितने भी पार्ट मैंने आपको दिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं JEE नीट, और इसमें भी आपकी जो स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये चैप्टर्स है। तो भाई क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स, ये भी हम समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट बोर्स पिक्चर ऑफ फिक्स ऑर्बिट। भाई बोर के हिसाब से उसने सर्कुलर ऑर्बिट्स दिया था कि भाई सेंटर, एक एटम के अंदर सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने उसको बिल्कुल खारिज कर दिया, उस पिक्चर्स को बिल्कुल रूल्स आउट कर दिया। अब इसका मतलब thus the classical mechanics could not describe the behavior of electron in an atom correctly। कि वो क्लासिकल थ्योरी थी तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करता है किसी भी एटम में। दिस रिजल्ट्स इन न्यू अप्रोच। तो इसके लिए साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया, इस क्लासिकल थ्योरी जब फेल हुई इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने में एटम में, तब साइंटिस्ट लोगों को मजबूर कर दिया कि वो न्यू रिसर्च करे, और उन्होंने एक नया अप्रोच लाया जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। और उसी में से एक स्कॉन्डिंजर, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया एटम का जिसमें वेव पार्टिकल की ड्यूअलिटी थी मैटर्स की, मीन्स उसमें दोनों तरह के नेचर थे, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव पार्टिकल, ये दोनों ड्यूअल नेचर के मैटर होते हैं। ऐसा इस तरह का एक प्रपोज स्कॉन्डिंजर ने अपने मॉडल में किया एटम के, और हेसनबर्ग था, उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। मतलब स्कॉन्डिंजर ने इंडिपेंडेंटली अपना एक काम किया एटम के मॉडल के ऊपर, जिसमें वेव और पार्टिकल की ड्यूअल नेचर के बारे में उन्होंने अपना रखा। हेसनबर्ग ने भी अपना इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, और इन दोनों मॉडल को बोला जाता है, मीन्स स्कॉन्डिंजर और हेसनबर्ग इन दोनों मॉडल को इकट्ठा बोला जाता है, दैट वन क्वांटम मैकेनिकल्स मॉडल ऑफ एटम। दिस मॉडल वाज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल्स मॉडल ऑफ एटम। स्टार्टिंग दोनों ने इंडिविजुअली काम किया था। स्कॉन्डिंजर ने भी अपना ड्यूअल नेचर जो था वेव एंड पार्टिकल उसके बारे में काम किया एटम के ऊपर, जबकि हेसनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन दोनों की बात की। अब इन दोनों को एक साथ जब ये किया गया, उन दोनों मॉडल को बोला जाता है क्वांटम मैकेनिकल्स मॉडल्स ऑफ एटम। स्कॉन्डिंजर ने डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया देख लीजिए। द स्कॉन्डिंजर साइंटिस्ट डिस्क्राइब द वेव मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस बाय स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो वेव मोशन थी, राइट, उसका एम्पलीट्यूड वेव मोशन आप बोल सकते हो, उसको डिस्क्राइब किया। अभी तक हम प्लेनर की बात करते हैं, अब 3-dimensional में उन्होंने एक्सप्लेन किया उस वेव मोशन को, इलेक्ट्रॉन को। उस इक्वेशन का नाम है स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। देख लीजिए यहाँ पे दिया है ∇² λ/dx²। ये 3-dimensional वाला इक्वेशन दिया है विद द 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z। डबल डेरिवेटिव दिया है आपका, ये लैम्बडा है, फाई साइन दिया है, सॉरी, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, फाई बोलते हैं उसको, और x, y, z इन 3 डायमेंशन में दिया है जो एम्पलीट्यूड आपके वेव की बताती है। प्लस 8π² m अपॉन h² e - v phi इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन, जिसमें आपका फाई एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वेव है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, राइट, और ई टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, वी पोटेंशियल एनर्जी है, ए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। मतलब स्कॉन्डिंजर ने अपने वेव इक्वेशन में क्या किया,
उन्होंने इलेक्ट्रॉन के तीनों डायमेंशनल में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में उसका जो क्या था, एक तरह से वेव मोशन किस तरह से होता है उसके बारे में उन्होंने अपने इक्वेशन से एक्सप्लेन किया। अब उसके लिए उन्होंने एक शॉर्ट में उसको बोला गया, क्या बोला उन्होंने शॉर्ट में, इन शॉर्ट दे हैव गिवन एच फाई इज इक्वल टू ई फाई, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ए इन शॉर्ट था स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन। देख लीजिए, जिन इस सॉल्यूशन को, इसका इक्वेशन स्कॉन्डिजर इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो हमें ई और फाई की वैल्यू मिल जाती। अब इसमें एच क्या है, उसके ऊपर ऐसे दिया है कैप जैसा, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियम ऑपरेटर। एक हैमिल्टन नाम के साइंटिस्ट है, उनके नाम से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला जाता है। तो भाई क्या होता है ऑपरेटर? एक ऑपरेटर जो होता है वो मैथमेटिकल कॉमन विच एक्ट ऑन, यू कैन से दैट कमांड है, नॉट कॉमन, कमांड। कमांड होता है या ऑपरेशन बोल सकते हैं। ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल कमांड्स विच एक्ट ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। भाई एक ऑपरेटर का मतलब क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। इसको हैमिल्टन नाम के हैमिल्टोनियम ऑपरेटर बोला जाता है। सपोज 5 × 4 इज इक्वल टू 20 है, तो आप देख रहे हो कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है और ए जो साइन दिया है दिख रहा है आपको, ए यहाँ पे ऑपरेटर है और मल्टीप्लिकेशन ए ऑपरेशन है। आप समझ रहे हो? तो इसी तरह से एच हैमिल्टोनियम ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पे उसको साइन दिखाया दिया है, वो ऑपरेटर है जहाँ पे, और ए आपका स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है एच फाई इज इक्वल टू ई फाई, जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ई और फाई की वैल्यू मिलती है। अब आगे आता है स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या है भाई स्कॉन्डिजर ने जो काम किया, तो जब व्हेन स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन वाज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। भाई इस वेव इक्वेशन का फायदा क्या हुआ, तो हाइड्रोजन के लिए उस वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया। तो जब स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया, तो उस इक्वेशन में, सॉल्यूशन में हमें बहुत सारी एनर्जी स्टेट दी जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उस एनर्जी, द सॉल्यूशन ने हमें बहुत सारी एनर्जी स्टेट को दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है, राइट। एंड द वेव फंक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर। अब एनर्जी स्टेट दी, लेकिन कैसे पता चलेगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी कोई फैक्टर चाहिए ना। चलो भाई, इस स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो उस स्कॉन्डिजर इक्वेशन ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या काम किया कि हाइड्रोजन एटम में जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी स्टेट में रहता है, उन सभी एनर्जी स्टेट के बारे में हमें इस स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन ने बताया। लेकिन कैसे बताएगा वो, कुछ फैक्टर्स, उसके पैरामीटर्स होने चाहिए। तो उस एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए 3 क्वांटम नंबर थे, और वो थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। When an electron is in any energy state, the wave function corresponding to that energy state contain all information about the electron. जब भी आप हाइड्रोजन के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में होता था, तो ये जो वेव फंक्शन था ऊपर वाला फाई, वो हमें क्या कहता था, वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग जो फाई जो था उस एनर्जी स्टेट का, उसमें सभी इंफॉर्मेशन होती थी उस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इस तरह से जो स्कॉन्डिजर का वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किया गया, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक के जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में था उसकी सभी एनर्जी स्टेट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन हमें दी। एंड वेव फंक्शन जो सा है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स एंड हैविंग नो फिजिकल मीनिंग। जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन के एक्स वाई जेड
और उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। अब सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोला जाता है। इसको एम्पलीट्यूड है एक्चुअली वो। तो ऐसा वेव फंक्शन एक हाइड्रोजन जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पेसिस है उसके लिए उसको बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। और उसी वेव फंक्शन का जब स्क्वायर करते हैं हम फाई स्क्वायर तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताता है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। मतलब दोनों का मीनिंग है, यहाँ पे देखो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं, लेकिन जब हम उसी का स्क्वायर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बताता है किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ एटम। किसी भी एटम में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें इससे पता चलती है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, quantum mechanical models of hydrogen atom predicts all aspects of hydrogen atom spectrum and other phenomena which could not explain by Bohr। भाई स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन का इतना क्या इम्पोर्टेंट है भाई। पहले तो स्कॉन्डिजर ने अपना जो वेव इक्वेशन दिया वो 3 डायमेंशनल में देखिए XYZ कोऑर्डिनेट में दिया उन्होंने, राइट। और उस स्कॉन्डिजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें एनर्जी और फाई उसकी वैल्यू पता चलती है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनर्जी के बारे में पता चलता है, राइट। ये हमारा एक है स्कॉन्डिजर के इक्वेशन को, जिसे हमने देखा कि भाई हमारा जो क्लासिकल थ्योरी थी बोर्स ऑर्बिटल वो बता नहीं पाया कि कहाँ पे एक्चुअली होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन कैसे होता है। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी को पढ़ा, मतलब मॉडल को एटम का हाइड्रोजन एटम को पढ़ा, तो हमें हाइड्रोजन एटम के सभी स्पेक्ट्रम्स और उसकी दूसरी जो फिनोमेना थी, जो भी उसकी प्रोसेस थी, उन सब का हमें पता चला बाय क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स में। एनर्जी स्टेट्स को उन्होंने 3 क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन तो किया ही वेव मोशन ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मोमेंटम, राइट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन तीनों क्वांटम नंबर की मदद से वेव फंक्शन जो था, उस वेव फंक्शन ने हाइड्रोजन एटम्स के एनर्जी स्टेट के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया और उसी तरह दूसरे फेनोमेनन को भी एक्सप्लेन किया जो बोहर नहीं कर पाया। दस दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इक्वेशन हम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स जिसे है हेलियम, लिथियम, इन सभी के लिए नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हाउएवर लेकिन उसके लिए अप्रोक्सीमेट मेथड्स हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आता है व्हाट इज़ मीनिंग बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का देख लेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उस क्वांटम नंबर उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ही, लेकिन सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ और क्वांटम नंबर कितने हैं वो भी बता देती हूँ। एक एनी ऑर्बिटल्स मे बी डिफाइंड एज अ रीजन इन अ स्पेस around a nucleus where the probability of finding electron is maximum। एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन होता है किसके अराउंड में? न्यूक्लियस के अराउंड में। ये एटम है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। उस पूरे रीजन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिट क्या होता है आपको पता चल गया। ऑर्बिट एक खाली सर्कुलर, आप बोल सकते हो दिस इज अ वन सर्कमस्टेंसेस, सॉरी यू कैन से दैट इट इज़ अ वन प्लेनर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बराबर है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, प्लेनर पाथ बोल सकते हैं। 2 डायमेंशनल होता है ऑर्बिट्स, जबकि ऑर्बिटल आपका 3 डायमेंशनल होता है, राइट। और क्वांटम नंबर क्या होता है? अ लार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एटम। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के अंदर, और उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए वो एटॉमिक ऑर्बिटल नेचुरली उनकी साइज, शेप्स, ओरिएंटेशन इन तीनों में अलग आएंगे। तो डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स वी नीड अ सेट ऑफ 3, मोस्टली 4 आर देयर क्वांटम नंबर्स, राइट। भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं एटम में, और इन सभी एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश उनकी साइज, शेप और ओरिएंटेशन से किया जाता है।
और उस एटॉमिक ऑर्बिटल में रहने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको अगर डिस्क्राइब करना है, टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन अ एटम इन अ डिफरेंट ऑर्बिट, हमें 4 क्वांटम नंबर है जो हमें पता होने चाहिए। और वो है, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, एजुमिथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms, जिसका हम नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स भी आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है एटम में तो जो भी प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, रूल्स, वो भी हम देखेंगे। थैंक यू फॉर watching my video. Please subscribe my channel Chemistry World by Vandana and share to maximum students. If you have any doubt, please write down in comment box. ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार उसको देखिए इस वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिए। ये अलग दुनिया में हमें लेके जाता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बेस है पूरे एटॉमिक थ्योरी का, और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। आपका जो सब्सक्रिप्शन है और आपका जो मुझे मिलता है अप्रिसिएशन, ये मुझे आगे वाली वीडियोज़ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर के मैं अभी एग्जाम्पल भी डिस्कस करूँगी, उसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके JEE और नीट के MCQs का भी वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन आपका अप्रिसिएशन मुझे बहुत आगे जाने में मदद करता है। सो सब्सक्राइब इट। ऑलरेडी इसके 11,000 जितने सब्सक्राइबर हो सके हैं और 32 जितने थाउजेंड्स मुझे व्यूज़ मिल गए हैं मेरे चैनल को। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे नए वीडियो डाल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।